हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सी अमित जोशी। आज हम समझेंगे, अगर किसी भी इंडियन रेसिडेंट को फॉरेन में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है एज पर फेमा और एज पर इनकम टैक्स। तो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स एज पर फेमा एंड एज पर इनकम टैक्स फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी अब्रॉड बाय अ रेसिडेंट पर्सन। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या एक इंडियन रेसिडेंट फॉरेन में जाके जैसे दुबई, यूके, लंदन या कहीं और, क्या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है? तो यस, खरीद सकता है। उसको कुछ फेमा के रूल्स ध्यान रखने होंगे, उनको कुछ इनकम टैक्स के रूल्स ध्यान रखने होंगे। ये सब करने के बाद वो 100% फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज मुझे दुबई में कोई अपार्टमेंट पसंद आया जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। तो मुझे क्या करना होगा? क्या मैं सिंपली अपने बैंक में जाके फंड ट्रांसफर करूं, दैट इज इनफ? तो नहीं, आपको देखना होगा कि एज पर फेमा आप जितने भी रिक्वायरमेंट है बैंक की वो सारी कंप्लीट कर रहे हो क्या। आपको आप पैसा जो है वो एडी बैंक के थ्रू ही भेजना है। फॉर्म A2 भरना होगा कंपलसरी। और उसमें जो पर्पस कोड है वो भी आपको लिखना होगा कि यू आर सेंडिंग दिस मनी फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी अब्रॉड। ओके। तो ये सब करने के बाद आप पैसा बाहर लेके जा सकते हैं। फेमा के क्या रूल्स हैं? अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैनॉट जनरली एक्वायर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। लेकिन वहां कुछ एक्सेप्शन है, रूल 21 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल 2022 में। तो फेमा क्लियरेंस होने के बाद आप लीगली फंड रेमिट कर सकते हैं। आपके एडी बैंक ही आपको ये परमिशन देंगे, क्लियरेंस देंगे फॉरेन में फंड ट्रांसफर करने का। तो आपको एडी बैंक के थ्रू फॉर्म A2 भरना है, पर्पस कोड ढंग से भरना है। और उसके बाद जब भी आपको क्लियरेंस मिल जाए यू कैन रेमिट योर फंड फॉर द पर्पस यू वांट टू सेंड इट अब्रॉड। क्या क्या परमिटेड रूट्स है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो? तो प्रॉपर्टी आप किसी रेसिडेंट इंडियन से भी परचेस कर सकते हो, किसी नॉन रेसिडेंट से भी, फॉरेनर से, मतलब किसी फॉरेनर या फॉरेनर नॉन रेसिडेंट से भी परचेस कर सकते हो। वो कैसे कैसे आ सकती? इनहेरिटेंस के थ्रू आ सकती है। आपके पास RFC में फंड्स पड़े हो तो उसके थ्रू भी आप परचेस कर सकते हो। आप LRS के थ्रू इंडिया से पैसा लेके जाके भी वो परचेस कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट है कि प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बिफोर बिकमिंग रेसिडेंट, आप जब नॉन रेसिडेंट थे और आपने प्रॉपर्टी बाहर खरीदी वो आप होल्ड कर सकते हो। आपके पास कोई फॉरेन में पैसे पड़े हैं, किसी प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ ओवरसीज एसेट्स, कोई आपका ओवरसीज एसेट था, उसको आपने बेचा होगा, उसके प्रोसीड्स आपके फॉरेन में पड़े हैं, उसके थ्रू भी आप परचेस कर सकते हो। लेकिन वो नॉन ODI फंड्स होना चाहिए, ODI फंड से आप इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तीसरा है कि आप किसी इस प्रॉपर्टी को आप जॉइंटली भी किसी अपने रिलेटिव के साथ खरीद सकते हो। और आपको जब पैसा लेके जाना है वो LRS के थ्रू ही लेके जाना है। LRS का मतलब होता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। LRS की जो लिमिट होती है वो $2,50,000 2,50,000 है पर फाइनेंशियल ईयर फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। इसमें क्या क्या कवर होता है? तो इस 2,50,000 के अंदर आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। इसमें RBI की प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। अगर 2,50,000 के अंदर है $, तो आप फ्रीली लेके जा सकते हो इस पैसे को। आप, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा हो तो आप एक ये प्लानिंग कर सकते हो कि आप और आपकी वाइफ या आपके कोई एकदम नजदीक के रिलेटिव उनके साथ मिलके ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ताकि आपकी जो लिमिट है 2,50,000 की वो बढ़ के 5 लाख, 7.5 लाख, या जितनी भी आप जितने पार्टनर्स होंगे, जितने प्रॉपर्टी में जॉइंट होल्डर्स होंगे, उतनी लिमिट बढ़ सकती है। लेकिन जो LRS के थ्रू पैसा लेके जाते हो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए, सबकी सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर होनी चाहिए। आप अपनी इंडिया में अर्नड मनी और उस पे जो टैक्स पेड मनी है वही आप लेके जा सकते हो। आप जब पैसा बाहर लेके जाते हैं और वो 10 लाख से ज्यादा होता है तो उसके ऊपर 20% TCS भी कटता है। वो TCS आपको आपके इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये TCS कटता है, दैट इज ओके। अगर कोई NRI परमानेंटली इंडिया में रिटर्न हो रहा है, परमानेंटली इंडिया आ रहा है वापस, तो उसने जो जो भी प्रॉपर्टी खरीदी होगी फॉरेन में वो
होल्ड कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस यही है कि वहां पे जो इनकम अर्न हो रही है वो सब आपको यहाँ पे इंडिया में डिक्लेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर अ रेसिडेंट पर्सन नाउ, यू हैव कम टू इंडिया परमानेंटली। आपको आपको इंडिया के अंदर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो शेड्यूल एफ ए, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर के अंदर भी इसको डिस्क्लोज करना होगा। आपके फॉरेन में जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रेंट आ रहा होगा, वो रेंट यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा, उसका टैक्स यहाँ भरना होगा आपको। आपके पास जो प्रॉपर्टी पड़ी है उसको शेड्यूल एफ ए, फॉरेन एसेट के अंदर आपको डिस्क्लोज करना होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, करंट वैल्यूएशन, उसकी जो इनकम डिराइव हुई वो सब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी होगी। आपको कुछ कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है कि आप जब फंड रेमिट करते हो तो आप वेरीफाई नहीं करते हो कि आप उस फंड रेमिट करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आपकी एलआरएस लिमिट अनलिमिटेड नहीं होती है, वो 2,50,000 ही होती है, तो उसके अंदर ही आपको करना है। ठीक है। आप यूएसडी 2,50,000 की एनुअल लिमिट जो होती है वो पर पर्सन होती है। आपको हर एक के अकाउंट से 2,50,000 लेके जा सकते हो। आप लोग 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, तो सबके अकाउंट से 2,50,000 लेके जा सकते हो। टीसीएस को भूल जाते हैं बहुत सारे लोग कि टीसीएस भी मुझे, क्योंकि उतना अरेंजमेंट करना पड़ता है, उतना फंड्स एक्स्ट्रा चाहिए होता है। 20% इज अ बिग अमाउंट। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 1,20,00,000 हाथ में चाहिए होता है। और शेड्यूल एफए में दिखाना भूल जाते हैं, वहां से रेंट इनकम आ रही है उसको दिखाना भूल जाते हैं, तो इसको इग्नोर मत करिए। ये ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कॉन्ट्रावेंशन है, तो इसमें बड़ी पेनल्टी लग सकती है। तो आप जब भी फॉरेन में असेट होल्ड करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी यू शुड नो समथिंग। कैन आई लीगली फंड इट? आप लीगली ये पैसा भेज सकते हैं क्या? आपका सोर्स सही है क्या इनकम का? कैन आई लीगली होल्ड इट? मैं उसको होल्ड करने के लिए पहले लीगली अलाउड है क्या मुझे वो? कैन आई लीगली रिपोर्ट इट? मैं अपने शेड्यूल एफ में, फॉरेन इनकम में मुझे ये दिखाना है क्या? क्या ये इनकम, क्योंकि मैं रेसिडेंट हूं तो मुझे दिखाना है, लेकिन मैं नॉन रेसिडेंट हूं अगर, तो मुझे नहीं दिखाना है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। कैन आई इवेंचुअली सेल इट? क्या मैं आगे जाके उसको बेच भी पाऊंगा? क्या वो पैसा मैं वापस इंडिया लेके आ पाऊंगा? तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने चाहिए। आपको आपके फेमा कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, आपके इनकम टैक्स के कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, और ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप प्रॉपर्टी बाय करो। थैंक यू वेरी मच।